नमस्कार सभी साथियों को। जो साथी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राचार्य के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, जिनके सपने हैं कि वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रिंसिपल बन जाएं और मेहनत कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। 20 मार्च 2025 को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं और साथ में निर्देश दिए हैं कि इसके बाद से ये रूल्स लागू होंगे रिक्रूटमेंट के लिए, और पिछले जो रूल्स थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो अमान्य हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या, किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या पात्रताएं उन्होंने बताई हैं। तो इसमें देखिए सभी पोस्ट के लिए उन्होंने पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन ये दे दिया रिक्रूटमेंट रूल की। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश, सभी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए उन्होंने ये रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचार्य के पद के लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो हम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ही इसमें देख लेते हैं रूल रेगुलेशन। तो सबसे पहला देखिए, ये है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स। तो आज की डेट में केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1184 पोस्ट सेंशन है, और आगे जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है या आगे पोस्ट सेंशन होती हैं तो ये पोस्ट बढ़ जाएंगी। ये इस वक्त की पोस्ट हैं, सेंक्शन पोस्ट की संख्या है। ये कितनी सेंक्शन पोस्ट है, ये नहीं है कि रिक्रूटमेंट में आगे कितनी पोस्ट आएंगी, ये आज के टाइम में कितनी सेंक्शन पोस्ट हैं वो बताई गई हैं। तो इस पे बहुत सारे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, और कुछ पोस्ट जो हैं अभी इनमें से रिक्त भी हो सकती हैं, लेकिन सैंक्शन पोस्ट की बात आई तो 1184 पोस्ट जो है वो सैंक्शन है अभी। दूसरी बात, इसमें क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट को इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए ऑफिसर कहा गया है। तो ये ग्रुप ए ऑफिसर के बराबर पोस्ट हैं। और पे मैट्रिक्स की बात करें, लेवल इन पे मैट्रिक्स, तो ये लेवल 12 की पोस्ट हैं और 78,800 की शुरुआत होती है और 2,09,200 तक इसकी बेसिक पे जाती है। ये हो गया इसका पे बैंड, लेवल 12, और पे बैंड है 78,800 से लेकर के 2,09,200 तक। सिलेक्शन पोस्ट है, इसके ऊपर सिलेक्शन होता है। ये कोई ऐसे डायरेक्टली किसी विभाग के द्वारा मनोनीत नहीं होता, बल्कि इसके सिलेक्शन होती है इस पे। अब अगला है एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए एज लिमिट क्या है? 35 साल है एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए, और मैक्सिमम मिनिमम है 35 साल, कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम है 50 साल। और 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगी केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए। जो केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं जो पीजीटी के पोस्ट पे हैं और वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और है। तो मतलब वो 55 साल तक भर सकते हैं। दूसरी 5 साल की रिलैक्सेशन और है SC ST OBC वगैरह के लिए। जो भी रिलैक्सेशन नियम है, एज रिलैक्सेशन नियम, वो उसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। 50 साल के बाद उनको वो रिलैक्सेशन नियम के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगी। मान लीजिए SC ST के लिए 5 साल है तो 5 साल वो जुड़ जाएंगे। इसमें देखिए SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। तो ज़्यादातर पोस्ट में KVS में क्या है कि महिलाओं के लिए भी 5 साल की रिजर्वेशन दी जाती है, परंतु यहाँ पर महिलाओं का कहीं जिक्र नहीं है। तो SC ST OBC और PWD और एक्स सर्विसमैन कोटे में ही इसमें इसकी रिजर्वेशन मिलेगी या रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगी इसमें। तो 7th पॉइंट है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। डायरेक्ट रिक्रूट्स एग्जाम्स के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी? तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होगा, सबसे पहली 5 ये कंडीशन पूरी करनी होगी किसी भी उसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसकी। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट के, और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए वो। दूसरी कंडीशन है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, मतलब बीएड होनी चाहिए उसकी। एक मास्टर डिग्री होगी 50% से, और 50% होने चाहिए बीएड में उसके। और फिर इसके सेकंड अगर कंडीशन में बीएड की ये जो कंडीशन है, इसके एवज में एक और कंडीशन दी गई है, अगर ये नहीं है तो उसके समकक्ष बोला गया है इसको 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी NCTE रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
तो 3 साल की बीएड के साथ में एमएड अगर उसने कर रखा है 50% से, तो भी वो एलिजिबल हैं। और अगर ये भी नहीं है तो एक तीसरी कंडीशन इसके साथ में दी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रूप में, तो 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री with at least 50% marks from NCTE recognized university including बीएड component। तो बीएड component के साथ में 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री उसके पास होनी चाहिए जिसमें 50% अंक उसके हों। तो ये 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। अब उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है उसकी कि वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12। तो वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12, पे लेवल 12 में वो होना चाहिए किसी भी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी में। तो और उसका लेवल जो है वो लेवल 12, साथ साथ में पे मैट्रिक्स में पे बैंड क्या होनी चाहिए उसकी 78,800 से लेकर के 2,09,200 तक। तो ये उसकी पे बैंड होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट में है और वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहा है लेकिन वो लेवल 10 पे नहीं है, या सॉरी लेवल 12 पे नहीं है, तो बिलो लेवल 12 है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर वो लेवल 12 उसमें पे मैट्रिक्स वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में लेवल 12 दिखा दिया लेकिन उसकी जो पे बैंड है वो 78,800 से नीचे है या 78,800 से 2,09,200 के बीच में नहीं है, तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। लेवल 12 भी होना चाहिए और पे बैंड भी यही होना चाहिए। और अब प्राइवेट स्कूल में जो काम करने वाले हैं प्रिंसिपल के रूप में वो अब एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। तो ये साफ साफ बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन में हो वो या ऑटोनोमस बॉडी में हो। अब इसके एवज में जो प्रिंसिपल या तो वो प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हो, ये कंडीशन हो गई। दूसरा कि अगर वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है तो वो 3 साल कम से कम उसकी सर्विस होनी चाहिए और लेवल 10 होना चाहिए। लेवल 10 की पे बैंड होगी 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये। तो इस पे लेवल 10 के अंदर, पे लेवल के अंदर इसमें होना चाहिए वो। और वो भी किस इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में। और ऑटोनोमस बॉडी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, इन दोनों में से कोई एक हो। या फिर तीसरी कंडीशन इसके विकल्प में है कि 12 साल पीजीटी के रूप में या लेक्चरर के रूप में वो काम कर रहा हो पे लेवल 8 में और 47,600 से लेकर के 1,51,100 पे बैंड में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में वो काम कर रहा हो कहीं। ये तीसरी कंडीशन के 3 ऑप्शन थे, इनमें से कोई एक ऑप्शन पूरा होना चाहिए उसका। फिर चौथी कंडीशन बोली है उसने, चौथी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। भाई आज के टाइम में कंप्यूटर एप्लीकेशन तो किसी भी पोस्ट के लिए बड़ी ही ज़रूरी है। तो यहाँ तो प्रिंसिपल की पोस्ट की बात हो रही है और प्रिंसिपल को बहुत सारे काम देखने होते हैं कंप्यूटर पे, बार बार ईमेल आते रहते हैं, तो एक उसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए ज़रूर। फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना और समझना अच्छे से आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश को। तो ये दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी उसकी होनी चाहिए और ये एग्जाम में भी आते हैं इसके कुछ पार्ट। तो अब अगली बात आती है, ये तो थी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात आती है कि वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई टू द प्रोमोटीज। जो डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए जो एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, क्या वो प्रोमोटीज के लिए भी लागू होगी? जो प्रमोशन पे आएंगे बंदे उसी विभाग से, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन से ही जो प्रमोट होकर के वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनेंगे, क्या उनके ऊपर भी ये लागू होगी? तो इसने कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कोई वो नहीं है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो रहेगी ही तभी वो वाइस प्रिंसिपल बनेगा, लेकिन एज लिमिट जो है वो फिर भी लागू होगी। एज लिमिट विल फॉर एज लिमिट इट विल अप्लाई। तो एज लिमिट के लिए वो अप्लाई होगा ही होगा। अब उसके बाद अगली बात इसने बोली कि भाई पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी। कोई प्रोबेशन पीरियड की बात अगर करें तो प्रोबेशन पीरियड की है क्या कुछ इसमें पीरियड? तो ये है, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो 2 साल वो प्रोबेशन पे रहेगा,
लेकिन अगर वो होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू तो फिर कोई प्रोमोशन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही गवर्नमेंट जॉब में है या वो पहले ही केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहा है तो फिर उसका प्रोबेशन नहीं होगा। पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अगर आया है वो तो फिर उसकी प्रोबेशन होगी। बेशक वो पीजीटी पोस्ट पे हैं केवीएस में ही, लेकिन बाद में अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाता है सीधे प्रिंसिपल की पोस्ट पे, वाइस प्रिंसिपल का गैप दे करके, तो सीधे अगर वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू चला जाता तो भी वो प्रोबेशन में काउंट किया जाएगा उसको, क्योंकि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आया है। प्रमोशन सिर्फ उसी को काउंट करेंगे जब वाइस प्रिंसिपल से वो प्रिंसिपल बनेगा। लेकिन अगर पीजीटी से वो सीधे डायरेक्ट एग्जाम दे करके और प्रिंसिपल बन गया है तो उस केस में उसकी प्रोबेशन लागू होगा। अब 10वां पॉइंट देखिए, 10वें पॉइंट में बोलता है ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन और परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड से इसमें रिक्रूटमेंट होगी केवीएस में प्रिंसिपल की पोस्ट पर, तो कौन कौन से मेथड होंगे? देखो, 2 तरह से रिक्रूटमेंट होगी भाई। इसमें सबसे पहले इसने बोला कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एलडीई सीमित विभागीय परीक्षाएं, तो ये इसी विभाग के लोगों के लिए होगी जो केंद्रीय विद्यालय में पहले ही काम कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे, तो उनके लिए एलडीई की एग्जामिनेशन होगा। और वो क्या होगा? एक क्वालिफाइंग कम सीनियोरिटी बेसिस। इसमें कैसे उनकी रिक्रूटमेंट होगी कि जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं और उसने उसको क्वालिफाई कर दिया लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को, और फिर उसके बाद उसकी सीनियोरिटी देखी जाएगी और उसकी सीनियोरिटी और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको प्रिंसिपल की पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये तो हो गया 50% तो पोस्ट ऐसे भरी जाएंगी भाई एलडीई के थ्रू, और 50% जो पोस्ट होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू की जाएंगी। अब इसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में विभाग के बाहर के व्यक्ति भी अप्लाई करेंगे। कोई एनवीएस का है वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई अदर स्टेट उसका है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल का है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ऊपर वाली ही होंगी, या तो पीजीटी होगा या प्रिंसिपल होगा या वाइस प्रिंसिपल होगा, और उनके हिसाब से उनकी कंडीशन भी होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा। तो लेकिन ये केवीएस के बाहर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 50% जो रिक्रूटमेंट निकलेगी इसके लिए। अब उसके बाद बात करता है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी वही क्राइटेरिया रहेगा, 3 साल की वो होनी चाहिए, केवीएस में ही वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहा हो, 3 साल उसकी जॉब हो गई हो, 3 साल की रेगुलर सर्विस उसकी हो गई हो, तो फिर उस स्थिति में वो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू। फिर अब आगे बात करते हैं कि क्या कोई डीपीसी वगैरह बैठेगी इसमें। तो भाई डीपीसी बिल्कुल बंद कर दी गई है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। कोई डायरेक्ट प्रमोशन किसी का सीनियोरिटी के बेस पे नहीं होगा। अगर प्रमोशन होगा तो वो एलडीई के थ्रू होगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन उसको क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से उसको जॉब दी जाएगी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे उसको ऐसे रखा जाएगा। अब डीपीसी नहीं होगी कोई भी, जैसे पहले सीनियोरिटी बेस पे हो जाता था। मान लीजिए किसी की उसकी वाइस प्रिंसिपल की सीनियोरिटी में सीनियोरिटी नंबर 1 आ गया, तो उसकी सीनियोरिटी के बेस पे उसको डीपीसी बैठती थी और उसको प्रमोशन मिल जाता था। उसको कोई एग्जाम वगैरह नहीं करना पड़ता था, उसकी सीनियोरिटी के आधार पर ही उसको प्रमोट कर दिया जाता था प्रिंसिपल के रूप में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, डीपीसी बिल्कुल खत्म कर दी गई है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो जी ये था आपका प्रिंसिपल के संबंध में जो भी पात्रताएं थी। मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से कि आप लोगों को ये बात सारी बिल्कुल क्लियर करें, कोई नियम में किसी प्रकार की दुविधा ना हो। लेकिन फिर भी अगर किसी साथी को कोई डाउट हो तो इसके वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया गया है लिंक, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी इसको डाल सकते हैं अपनी जो भी डाउट हो। थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में हम वाइस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फिर अगली वीडियो में हम पीजीटी और टीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ में और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।